अध्यापकगण, मेरे संस्थान के 50 साल पूर्व के मेरे साथी जो इस समय मेरे साथ रहने के लिए यहाँ उपस्थित हैं, और सच में ये संस्थान का इतिहास इनके माध्यम से हम आपके सामने आ रहा है। प्रतिभागी का इस पाठ्यक्रम का नाम है नवीकरण पाठ्यक्रम। नव शब्द से बना, नव से नवी, इकार लगेगा, करण लगेगा उसको। इसी प्रकार का एक कार्यक्रम पिछले महीने इसी तारीख को सिंगापुर में था। वहाँ यही इसी तरह का कार्यक्रम था, लेकिन वहाँ नाम था नवीनीकरण। और हम लोगों को सुनकर थोड़ा ताज्जुब हुआ कि नवीकरण हम चला रहे हैं, आप यहाँ सिंगापुर में नवीकरण शुरू कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि नवीन शब्द से हमने इसको बना लिया, उसमें ई जोड़ा, नवीनीकरण बन गया। तो मैंने कहा कि मैं आपको कह रहा कि कुछ शब्द हैं जिनके संदर्भ को जानना और उनके अर्थ को जानना आवश्यक है प्रयोग के माध्यम से। नव है, नवीन है, नवल है, नूतन है, ये सारे शब्द अपने अपने ढंग से अलग अलग अर्थ रखते हैं। कृष्ण जी जो है वो नवीन कृष्ण नहीं है कभी। क्या कृष्ण है? किसी से मैं उत्तर चाहूंगा, कृष्ण जी के साथ क्या शब्द जुड़ेगा? नव, नवल, नवीन, नव, नूतन। नूतन कृष्ण चलेगा? नहीं। नवल कृष्ण चलेगा? नहीं, नहीं लग रहा है। नवल ही चलेगा कृष्ण के साथ, नवल किशोर। क्योंकि नवलता जो है वो नवीनता से, नूतनता से भिन्न है। तो ये सारे शब्द जो हैं इनके अर्थ की अपनी अपनी विशेषताएं हैं, इनको आपको जानना चाहिए। मेरा कोश यहाँ पर रखा है, चाय के समय पर आप पलट कर देख सकते हैं। खरीदने के लिए है नहीं मेरे पास प्रतियां, 2-3 प्रतियां हैं, अगर आप चाहे तो ले सकते हैं, लेकिन अगर आप मंगाना चाहे तो आपको पता मैं दे दूंगा, मंगा सकते हैं। तो मैं भाषा के संदर्भ में कुछ बातें आपके सामने रखना चाहूंगा। इस प्रकार के नवीकरण पाठ्यक्रमों में मैं पहले आता तो अपनी बात यहाँ से शुरू करता कि भाषा शिक्षण की सबसे अच्छी विधि कौन सी है, पहले कौन सी विधि थी, आज कौन सी विधि है। तो हम समय के साथ बदल रहे हैं, जिसका संकेत शर्मा जी ने किया। प्रौद्योगिकी के जमाने में जब हमारे पास साधन उपलब्ध हैं और अलग तरह की विधियां उपलब्ध हैं, हम पुराने को पकड़कर नहीं चल सकते। आपको ताज्जुब होगा, कुलकर्णी साहब के सामने ही एक किसी बैठक में मैंने बात की थी कि संस्थान में पहला टेप रिकॉर्डर मैंने मंगाया था आगरा में 1965 में। इतना बड़ा मोटा था टेप रिकॉर्डर, वो 7 इंच का टेप लगता था, और उस जमाने में ये बहुत बड़ी चीज थी। तो हमारे रीडर साहब थे राजगोपालन जी, वो इसे इस तरह से अपना सुरक्षित रखते थे जैसे कि कोई सोने की चीज हो, कोई छुए नहीं, खराब न कर दे। देखते देखते जमाना इतना बदला कि टेप रिकॉर्डर तो दो, ये डिस्क जो है वो गायब हो गया। इस समय आप टेप रिकॉर्डर, इस समय आप लैपटॉप खरीदने जाएंगे तो आपको कोई लैपटॉप नहीं मिलेगा जहां आप डिस्क डाल सकते हैं। पेन ड्राइव है, हो सकता है कुछ दिन में वो भी गायब हो जाए, केवल ऊपर से, क्लाउड से। प्रौद्योगिकी का जमाना इतनी तेजी से हमारे सामने आया, तो मैं आज के इस नवीकरण पाठ्यक्रम में आपको ये बताने वाला नहीं हूँ कि क्या क्या कौन सी पद्धति सबसे अच्छी है। मैं पद्धतियों के संदर्भ में जो नई बातें सामने आ रही हैं उनका मैं जिक्र करना चाहूँगा, उनका उपयोग हम कैसे कर सकते हैं और उनके उपयोग के पीछे क्या आधार है। यानी कि हम ये थोड़ा
लोग समझ भी नहीं कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं वो है क्या चीज। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पहला तात्पर्य तो हम ये समझ लें कि कंप्यूटर जो है वो क्रंचिंग मशीन कहलाता था एक जमाने में, डेटा क्रंचिंग। आप 50,000 आंकड़े दे दीजिए जोड़ने के लिए, एक 10 कुछ सेकंड में वो सारा करके आपको दे देता और सही, गलती कोई नहीं होगी। और गलती होने की संभावना होती है लेकिन शायद लाखों में। इस मशीन को हम एक प्रकार से गणितीय संक्रियाओं के लिए इनका इस्तेमाल हम लोग करते थे और ये आवश्यक भी था। बड़े ऑफिस में लोगों का टेबल बनना है तो कौन बैठ के अपना ये टाइपराइटर पर वो करता रहे और उसका पर काम करे। कंप्यूटर तो 5 मिनट में सारा काम करके देता, लेकिन कंप्यूटर आपके लिए निर्णय नहीं कर सकता। आप जो बताएंगे वो करेगा। आप उसे कहेंगे जोड़ दो तो जोड़ देगा, घटाओ तो घटा देगा, लेकिन जोड़ना क्या आवश्यक है ये निर्णय वो नहीं करता, वो निर्णय तो आपका। तो कंप्यूटर में इंटेलिजेंस उस रूप में नहीं है। कंप्यूटर एक प्रकार से यंत्र है जो आपके काम को आसान बनाता है और आपके काम को बहुत कम समय में करके लेता है। अब आया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोई नया शब्द नहीं है, ये कम से कम 30-40 साल पुराना शब्द है। जहां लोगों ने इस प्रकार के कार्यक्रम बनाए जो कार्यक्रम देखने में लगे कि कंप्यूटर आपके सामने बैठे कर रहा है, आप ही की तरह कर रहा है। चेस खेलने का, चेस की सबसे बड़ी कठिनाई क्या है कि आप चेस में निर्णय करते हैं कि मैं ये चाल चलूं या ये चाल चलूं। ये कंप्यूटर नॉर्मली ये काम नहीं करता, निर्णय करना उसका काम नहीं है। लेकिन निर्णय करने का आप उसे दायित्व देते हैं तब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शुरू हो जाता है। विकल्प, सही विकल्प चुनना, ये मानव मस्तिष्क का काम है, मशीन का काम नहीं। लेकिन हम मशीन को इस प्रकार के कार्यक्रम करने का एक प्रकार से निर्देश दे सकते हैं। अब आप देखिएगा इसमें भी एक रोचक बात है। यहाँ कंप्यूटर जो है आप ही की तरह 3-4 चालें आगे सोच लेता। मैं यहाँ चलूं तो वो सामने वाला क्या क्या चाल चलेगा, 3-4। यहाँ मैं चलूं तो उसके सामने से क्या क्या होगा। और ये सब करने के बाद कंप्यूटर फिर एक निर्णय लेता है, ऑप्टिमम, सबसे बेहतरीन उपाय। सबसे बेहतरीन उपाय चुनने का दायित्व हम उसको देते हैं। हम भी यही करते हैं। हमने सोचा कि ये सबसे बड़ा बढ़िया उपाय है, जैसे ही हम चाल चले दूसरे ने शय मार दी। आपको पता ही नहीं चला कि ये तो मैंने ये किया तो उसने ये कैसे कर दिया। कंप्यूटर भी ये गलती कर सकता है, क्योंकि ऐसा कोई अंतिम वो नहीं हो सकता, कोई अंतिम तरीका नहीं हो सकता कि किसी तरीके में आखिर तक हम सारा का सारा यही सब कर रहे हैं। ये संभव नहीं है। आप 3-4 बार 3-4 तक आप शायद सोच पाते हैं, कंप्यूटर शायद 5-6 तक सोच सकता है, क्योंकि उसके पास सोचने की ज्यादा शक्ति है। तो आर्टिफिशियल ये इंटेलिजेंस यहाँ शुरू हुआ तो आज हमारे सामने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक प्रकार से भूत बनकर खड़ा है। चैट जीपीटी में आप कुछ भी कहिए वो काम कर देता है। कंप्यूटर एक निबंध लिखो, लिख देता है, कविता लिखो तो लिख देता है, सवाल करो कि ये कैसे हो सकता है तो वो बता देता है। और ये सारा काम अब लगता है कि कंप्यूटर के चेस खेलने से बेहतर कोई शायद काम हो रहा है। बेहतर यहाँ भी कुछ नहीं है। यहाँ आप देखिएगा एक बहुत रोचक सी बात, जहां भी आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात सुनेंगे
तो वहां साथ में 3 लेटर आप हर जगह देखेंगे, LLM, लार्ज लैंग्वेज मॉडल। लार्ज लैंग्वेज मॉडल का मतलब है सबसे बड़ा पाठों का संग्रह। जितना बड़ा संग्रह होगा, कंप्यूटर आपका काम उतना ही आसान कर देगा। जिस तरह से गूगल कहता है कि सर्च में वो कहता है कि हमने इतने लाख ढूंढे और इतने लाख ढूंढ के आपको ये मैंने निष्कर्ष दे दिया। यही काम इस समय चैट जीपीटी करता है। आपने सवाल जैसे किया मीठा फल, वो अपने पूरे पाठ संग्रह में से मीठा फल से संबंधित जितने वाक्य हैं वो ढूंढ के उनसे सबसे उपयुक्त वाक्य आपके सामने प्रस्तुत करता है। वो अपने से भाषा क्रिएट अब भी नहीं कर रहा। वो लार्ज लैंग्वेज मॉडल के आधार पर वो फिर आपके लिए उत्तर तैयार करता है या आपके लिए निबंध तैयार करता है। लेकिन चीज उतनी सरल नहीं है, इसमें भी इंटेलिजेंस का एक हद तक उपयोग किया जाता है, यानी कि उसको निर्णय करना होता है कि क्या लें और कैसे लें और कैसे प्रस्तुत करें, ये उसके पीछे तो है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक दूसरा रूप भी है जो हमारे सामने, और उसको कहते हैं मशीन लर्निंग। और मशीन की सामान्य लर्निंग नहीं बल्कि डीप लर्निंग की भी बात हम करते हैं। मशीन लर्निंग से क्या मतलब है? मैंने जैसे आपसे कहा कि कंप्यूटर एक मशीन है, वो अपने से भाषा तो नहीं सीख सकता, यानी कि वो अपने से भाषा प्रोड्यूस नहीं कर सकता, लेकिन मशीन होने के बावजूद कंप्यूटर में लगभग उसी प्रकार की एक स्थिति पैदा की जा सकती है जो स्थिति हमारे मस्तिष्क में। अब आप देखिएगा कि मस्तिष्क कैसे काम करता है। मानव मस्तिष्क कोई नई चीज सीखता है तो वो नई चीज सीखने के लिए उसके पास कोई खाना नहीं है जहां उसको डाल दे और फिर वहां से उठा लाए। हर नई चीज के लिए मस्तिष्क एक न्यूरॉन पैदा करता है, यानी कि एक स्नायु तंत्र एक अपना नया पैदा होता है। और इसीलिए लोग कहते हैं कि अगर आप मस्तिष्क का उपयोग नहीं करेंगे तो बुढ़ापे में आपकी शक्ति सोचने की कम होती जाएगी, मेमोरी कम होती जाएगी। कारण क्या है? आपने कभी इस्तेमाल नहीं किया हो तो झाड़ झंकार हो गया तो उसका रास्ता बंद हो गया। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका स्नायु तंत्र बराबर काम करता रहे अंतिम दिन तक, कभी कभी आपने देखा होगा कि 90-95 साल के लोग हैं, उनसे बात करते हैं तो वो आपसे उतनी सहजता से उतनी सारी बातें करते हैं, दिन दुनिया की भी बात करते हैं, पुरानी यादें हैं उनकी बात करते हैं। आप उनसे उपाय मांगेंगे तो उपाय बताते हैं, क्योंकि उनका मस्तिष्क उस रूप में सहज रूप में काम करने की स्थिति में है, क्योंकि उस स्थिति में उन्होंने उसे बनाए रखा। तो ये जो स्नायु तंत्र है, ये स्नायु तंत्र जिस रूप में काम करता है, मैंने आपको बताया था, हर नई चीज के लिए एक नया न्यूरॉन पैदा करना पड़ता है मस्तिष्क को। और इसीलिए कहते हैं कि बुढ़ापे में भी आपको नई भाषाएं सीखनी चाहिए, नए खेल सीखने चाहिए, नए विचार सीखने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि उसी से फिर मस्तिष्क जो है उसका अपना एक प्रकार से विकास होता है। मस्तिष्क का विकास और ह्रास ये भी सहज रूप में इसी रूप में चलता है। अब मैं मशीन की लर्निंग के बारे में बताना चाहूंगा कि मशीन भी इसी प्रकार सीख सकती है। और उसी संदर्भ में आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क की बात कहते हैं आज कंप्यूटर के विषय। जिस तरह के हमारे नेटवर्क है यहाँ पर न्यूरल नेटवर्क,
इसी प्रकार के न्यूरल नेटवर्क आप तैयार कर सकते हैं कंप्यूटर में, और जब ये नेटवर्क तैयार करेंगे तो जैसे आप मान लीजिए कि आपने कहा कि एक नया फल ड्रैगन फ्रूट, तुरंत आप उसके कैसा होता है, क्या रंग है, क्या स्वाद है, तो कंप्यूटर भी आप फ्रूट के नाम पर ड्रैगन फ्रूट डालेंगे तो वो तुरंत आपसे जानकारी मांगेगा। यह है लर्निंग कंप्यूटर। वो तुरंत आपसे कहेगा कि इसके बारे में और आप विस्तार से बताइए, क्या टेस्ट है, कहाँ पैदा होता है, कितना बड़ा होता है, क्या स्वाद होता है, ये सारी जानकारी वो भी लेना चाहेगा, क्योंकि कंप्यूटर की हमारे स्नायु तंत्र की तरह उसका जो स्नायु तंत्र है उसमें भी ये सब खाने हैं अपनी जगह। कौन कौन से खाने? फल के संदर्भ में स्वाद, दाम और पैदा होने का स्थान, ये सब जानकारियां जो हैं उनके लिए एक खांचे बने हुए, और उन खांचों के लिए वो कंप्यूटर आपसे जानकारी मांगेगा। और मान लीजिए कि आपसे जानकारी न मांगे तो वो अपने आप ये जानकारी प्राप्त करेगा लैंग्वेज मॉडल के कारण। लार्ज लैंग्वेज मॉडल में जहां जहां ड्रैगन फ्रूट होगा, उन सब शब्दों को लेकर कंप्यूटर उनसे जो अभिलक्षण है उसे प्राप्त करने की कोशिश करेगा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाम की जो बात है वो कुछ हद तक मात्र आर्टिफिशियल नहीं, बल्कि मस्तिष्क के बाहर का स्नायु तंत्र है, मशीनी स्नायु तंत्र, जिसे हम बना सकते हैं और जिससे हम अपना सारा काम कर सकते हैं। अब मैं ये जो तकनीकी चीजें हैं इसको हटाकर व्यावहारिक स्तर पर आना चाहूंगा। हम अध्यापकों के लिए जरूरी है, मैं हीन भावना वगैरह शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहूंगा, पहले करता था लेकिन अब नहीं करूंगा, क्योंकि हमारे अध्यापक, हिंदी के अध्यापक आधुनिकता की दृष्टि से उतने ही अब बेहतर हो गए हैं, हो रहे हैं जिस तरह की अन्य अध्यापक। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि अध्यापक को अपने छात्रों के सामने कम से कम इन सब चीजों की अपनी सामान्य जानकारी का ज्ञान उनके सामने रखना होगा। ऐसा ना हो कि छात्र कहे साहब स्पीच टू टेक्स्ट आपकी समझ में नहीं आया, छात्र ने कहा टेक्स्ट टू स्पीच आपकी समझ में नहीं आया। ये हुआ पहले फैक्स करो, अब फैक्स करो में फिर परेशान कि फैक्स क्या चीज होती है। आपको जानकारी होनी चाहिए, समय के साथ आपको चलना चाहिए। तो मैं ये जरूर कहूंगा कि अध्यापक जो है अपने छात्रों के सामने ज्ञान का इजहार करें और ज्ञान प्राप्त करें, और ये बहुत आवश्यक है। और इसके बाद मैं कुछ अन्य व्यावहारिक उपयोग की बात करना चाहूंगा। ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह है, ये केवल मात्र कुछ वायवीय चीजें नहीं है, कुछ वैज्ञानिकों का काम है, मेरा उससे संबंध नहीं है, मैं उससे क्या करूं, नहीं, आपसे ये सीधे पूछता। मैं उदाहरण के तौर पर एक कार्यक्रम की मैं बात करूंगा, स्पीच टू टेक्स्ट। आप बोलेंगे तो कंप्यूटर उसे टाइप करता है। सुना है कार्यक्रम के बारे में, स्पीच टू टेक्स्ट? बताइए, जिन्होंने सुना है हाथ तो खड़ा करें। ठीक है, स्पीच टू टेक्स्ट जो है ये वो कार्यक्रम है जहां आप बोलेंगे तो कंप्यूटर टाइप करता है। अब आपको टाइप करने की आवश्यकता नहीं जी। और अगर आपके पास विंडोज 11 है, वर्जन 11 विंडोज है, लैपटॉप इस्तेमाल करते हैं आप लोग? कितने लोग लैपटॉप इस्तेमाल करते हैं? लगभग सभी या थोड़े ही? नहीं, तो कम हाथ उठ रहे हैं। बाकी लोग लैपटॉप पर काम नहीं करते? ईमेल तो देखते होंगे। अच्छा, मोबाइल में ठीक है, मोबाइल लैपटॉप मैं दोनों का बराबर है, लेकिन लैपटॉप का मैंने इसलिए जिक्र किया कि मुझे लैपटॉप में वो कीबोर्ड का आइडिया है
मोबाइल के बारे में मैं अभी नहीं बता सकता, लेकिन मोबाइल में है। आप व्हाट्सएप में जाएंगे तो व्हाट्सएप में आप बोल सकते हैं, वो टाइप करेगा। ये तो आपको जानते हैं, किसी भी भाषा में करता है, ये तो आप जानते हैं। कंप्यूटर में ये जो है, ये विंडोज 11 में आराम से ये काम करता है। जो भी आप लिपि चुनेंगे उस लिपि में वो टाइप करेगा, और ये टाइप करेगा। आप कंट्रोल का की और कंट्रोल एच आप दबाएंगे तो अपने आप में वो बोलने का कार्यक्रम आपके सामने आ जाता है, और आप बोलेंगे तो वो टाइप करेगा। इसका फायदा क्या है? छात्र को आप उच्चारण अभ्यास सिखाते हैं तो छात्र को आप बार बार ये कहेंगे कि तुम भा का उच्चारण नहीं कर रहे हो, तुम ध का उच्चारण नहीं कर रहे हो, तुम मा का ह का उच्चारण नहीं कर रहे हो, महाप्राण ध्वनि कहने की आवश्यकता नहीं। आप उससे कहिए कि ये जो है इसको पढ़ के कंप्यूटर से टाइप करा लो। अगर इसको पढ़कर अगर वो 90% सही टाइप करवा लेता है तो इसका मतलब है कि वो हिंदी भाषा का उच्चारण ठीक है। 90 में इसलिए कह रहा हूँ कि 10% कंप्यूटर की भी अपनी अपनी कुछ गलतियां होती है, उसकी गुंजाइश रखते हुए मैं ये बात कह रहा हूँ। अब आप देखिएगा आपका काम कितना आसान हो। छात्र अपने आप खुद जान सकता है, महसूस कर सकता है कि उसका हिंदी का उच्चारण कितना सही है। तो ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पैदा हुए एक कार्यक्रम है, और इन कार्यक्रमों का आप आराम से कक्षा में उपयोग कर सकते हैं, और कक्षा में इनका उपयोग करके आप अपने काम को आसान कर सकते हैं, और छात्र में आत्मविश्वास ज्यादा पैदा कर सकते हैं। अब ये एक प्रकार का कार्यक्रम है जहां पर छात्र अपने आप कुछ कहे, कुछ करे और अनुभव करे कि मैं सीख रहा हूं। ये एक तरह की व्यवस्था। दूसरे प्रकार की व्यवस्था जिसमें छात्र नहीं करेगा, जिसमें कि आप करेंगे, यानी कि आप कार्यक्रम बनाएंगे, और जो कार्यक्रम आप बनाएंगे, आप कार्यक्रम जो बनाएंगे उस कार्यक्रम को छात्रों को देंगे, और वो फिर वो अपना अभ्यास अपने आप करेंगे। अगला सवाल, कैनवा नाम कितने लोगों ने सुना है? CANVA। कैनवा। यहाँ नहीं, मैं वहां जाता हूँ। यहाँ तो मैं जानता हूँ कि सब जानते ही होंगे। कोई जानते हैं कैनवा? नहीं, लेकिन आप कैनवा आज शुरू कर लीजिएगा। मुफ्त प्रोग्राम है और आराम से आप अपना काम कर सकते हैं कैनवा में। और वो क्या कार्यक्रम करने को कहता है, आप उसमें पाठ दे सकते हैं, पाठ देकर अभ्यास दे सकते हैं, और ये अभ्यास छात्रों को उपलब्ध करा सकते हैं। आपका काम आसान हो। ये जो कॉपीराइट के जांच करने वगैरह वगैरह का जो झंझट है, वो काफी हद तक अपने आप ठीक हो जाता है। आपने जैसे ही एक वाक्य दिया कि मैं खाना खा लिया, मैंने खाना खा लिया, कौन सा सही है वो बताओ। कंप्यूटर में छात्र उत्तर देगा, और कंप्यूटर उस उत्तर की जांच करेगा, और कंप्यूटर तुरंत उस छात्र को बताएगा तुमने क्या गलती की है। कंप्यूटर नहीं बता रहा है, आप बताएंगे, लेकिन वो कंप्यूटर में उसकी जगह है जहां गलती करने पर छात्र को तुरंत बताता है कि खा लिया क्रिया के साथ ने का प्रयोग आवश्यक है, ये आपने नहीं किया। तो न केवल यह कार्यक्रम छात्र की गलती पकड़ता है, बल्कि छात्र का मूल्यांकन करने के साथ साथ उसे सिखाता भी है कि ये गलती आपको नहीं करनी चाहिए। या आपने मान लो कि आपने एक काम किया कि मैं घर जाना, मैं करते रहता, ये गलती बहुत से लोग करते हैं। जी। हाँ, वो लड़की आते रहती है, तो वहां पर आती रहती है होना चाहिए। कंप्यूटर इसकी सूचना देगा। कहने का तात्पर्य ये है कि साल भर में आप छात्र को जो पढ़ाना चाहते हैं, ये एक बार आप तैयार कर ले, आपके 5 साल का काम हो गया पूरा। 5 साल तक आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। कैनवा प्रोग्राम मुफ्त है, सब छात्र अपने घर पर लैपटॉप में या मोबाइल में भी शायद कर सकते हैं। मैंने मोबाइल वाला काम मुझे ध्यान नहीं है,
उसको जरा आप लोग चेक करके मुझे बताएं कि मोबाइल में कैनवा है कि नहीं है, प्राप्त हो सकता है कि नहीं। वो ऐप डाउनलोड करो। वो ऐप है, निश्चित रूप से होगा। आजकल मोबाइल टैब और ये सब लिंक होंगे सारा एक साथ। तो मैं ये बता रहा हूं कि छात्रों को पढ़ाते समय इन सब चीजों का उपयोग करेंगे तो आप अपने आप उनसे एक लेवल ऊपर हो जाएंगे। छात्र आपको बहुत आदर की दृष्टि से देखेंगे, सहायता के लिए आपके पास आएंगे। और ये बनाने के लिए ये भी है कि एक ग्रुप बना लीजिएगा कि आप ये 2 अभ्यास आप बना लीजिए, 2 अभ्यास आप बना लें, 2 आप बना लें, 2 आप बना लें। आपके पास क्लब कर। इतनी ज्यादा सामग्री आ जाती है। तो अपने क्षेत्र की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, अपने क्षेत्र को परिवेश में रखते हुए और अपने क्षेत्र का संदर्भ लेते हुए, है कहने का तात्पर्य है कि मराठी भाषी क्या गलतियां करता है ये आपको मालूम है, उसके संदर्भ में आप उसका अभ्यास करें। या आप अभ्यास बनाएंगे महाराष्ट्र को आधार बनाकर, न कि बंगाल या पंजाब को आधार बनाकर, तब छात्र जो है उनका संज्ञान बेहतर होता है, उनकी समझ बढ़ती है। और ये कार्यक्रम आप बीड जिले के अपने छात्रों से दिखा सकते हैं और मिलकर एक ग्रुप बना लीजिए और उस पर कैनवा के प्रोग्राम एक दूसरे के साथ शेयर करें। कहने का तात्पर्य ये है कि युग के साथ आपको बदलना है और आपकी उम्र बहुत ज्यादा नहीं है, अपने संदर्भ में चल। और मैं अगर सीख सकता हूँ ये सब चीजें और इनका उपयोग कर सकता हूँ तो आपके लिए भी कोई मुश्किल काम नहीं है। तो ये चीज जो है इसको बहुत अच्छे ढंग से हम लोग को समझ लेना चाहिए। आधुनिक युग के साथ हमको जाना चाहिए, जो साधन उपलब्ध है उनका उपयोग करना चाहिए। आपको व्याख्यान सुनाने की आवश्यकता नहीं है, आप अपना व्याख्यान कैनवा में डाल दीजिएगा, वो अपने आप सुन लेंगे। 2 बार 3 बार 4 बार कितनी बार चाहे सुन। वीडियो, छोटा सा वीडियो बनाना आजकल सबसे आसान काम है। आप में से किसी ने अपने घर का वीडियो तो बनाया होगा सबके मोबाइल पर, बनाते तो होंगे ना घर का वीडियो। इसी प्रकार आप पाठ्यक्रम का भी वीडियो बना सकते हैं। एक छोटा सा संवाद बना लीजिएगा। यात्रा की तैयारी, कब जाएंगे, 15 को जाऊंगा, कैसे, कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, ट्रेन से जाऊंगा, कब वापस आएंगे, 15 को आऊंगा। एक अच्छा सा वार्तालाप आपका बनकर तैयार हुआ, ये छात्र कई बार सुन सकते हैं। ये तो मैं छोटे स्तर के छात्रों की बात कर रहा हूँ। बड़े स्तर के छात्रों के लिए आप बड़े विषयों पर इसी प्रकार के निबंध वगैरह लिख सकते हैं और उसको पोस्ट कर सकते हैं। अब मैं इस बात का समापन करना चाहूंगा कि ये सब तो ठीक है, हमको ये सब करना चाहिए और हम कर लेंगे, करना चाहिए, करते हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि हम इसे जब हम प्रस्तुत करें तो भाषा का हमारा क्या रूप होगा, ये सत्य बात जी। मैं इस प्रकार की समोच्चों में एक सवाल करता हूं, आपके सामने भी वही सवाल करूंगा। आप मान लीजिए कि अंग्रेजी का एक उपन्यास ले लीजिएगा, एक नॉवल है, उपन्यास, लघु उपन्यास ही कह लें, हाँ लघु उपन्यास है। एक छोटा सा उपन्यास आप ले लीजिएगा 50 पृष्ठ का अंग्रेजी का, और मैं आपसे कहूं कि 50 पृष्ठ में कितनी जगह आपको एक शब्द 2 रूपों में दिखाई देगा, या एक अभिव्यक्ति 2 प्रकार से दिखाई देगी। जैसे मुझे जाना है, मैंने जाना है, ये अभिव्यक्ति। तो इस प्रकार की अभिव्यक्ति 2 रूपों में कितनी जगह दिखाई देगी। मैं अगर आपसे सवाल करूं तो क्या उत्तर होगा आपका? अब आपको बोलना है, मैंने सवाल किया, बोलना इस रूप में है कि आप इतना तो कह सकते हैं 3-4 बार, 10-20 बार, 100-200 बार। हाँ बताइए, आप में से कुछ बोले। अंग्रेजी के किसी उपन्यास में
50 पृष्ठ में 2 रूपों में भाषा के 2 रूप एक ही आते हैं अभिव्यक्ति। और वहाँ ये आपको सोचना पड़े कि हाँ ये तो ऐसे भी है ऐसे भी है, ये 2 रूपों में इस तरह का आ रहा है। ऐसे आपको अंग्रेजी में कितनी जगह मिलेगा? हाँ बोलिए। हाँ मैं संकेत करूं तो बोलेंगे 100-200 बार, यानी कि हर पृष्ठ में 2 बार होगा। 100-200 बार नहीं, ज्यादा 10-20 बार, यानी कि हर 3-4 पृष्ठ में एक बार, या 5-10 बार। बहुत कम। मैं तो कहूंगा कि 5-10 भी ज्यादा है। आपको अंग्रेजी के किसी लेखन में आपको विविध रूप कहीं मिलेगा ही नहीं मिले। जो मिलेंगे वो अमेरिकन के कारण मिलेंगे। लेबर OUR या OR, ये अमेरिकन तरीका है, ये ब्रिटिश तरीका। तो ये 2 तरीके उन्होंने अलग कर लिए हैं, इसलिए वो दोनों गलत नहीं है, 2 शैलियां। तो उसको हम उभय रूप उसको नहीं कहेंगे। आमतौर पर अंग्रेजी भाषा में आप 50 पृष्ठ देख जाएं, 5 बार भी 5 शब्द भी आपको 2 रूपों में नहीं मिलेंगे। अब यही सवाल आपसे हिंदी के संदर्भ में और मंच के लोग भी जवाब दे सकते हैं। कितनी बार 50 पृष्ठ में कितनी बार रूप जो है 2 तरह से आपको दिखाई देंगे? पहले आपसे फिर मंच से। हाँ बोलिए। बहुत बार का कुछ उदाहरण बताएंगे? माने उदाहरण नहीं मतलब स्पष्ट करेंगे बहुत बार किस किस तरह के। जैसे एक उदाहरण मैं ही दे देता हूं। आया और आए और आए में जैसे मात्रा के साथ और बिना मात्रा के साथ ये लिखने की प्रवृत्ति है। इसका मतलब है कि जितनी क्रियाएं हैं उन सब में ये संभव है। ये एक उदाहरण हुआ। और उदाहरण, और कोई उदाहरण नहीं, यहाँ हिंदी बिंदी से लिखा हुआ है। हाँ। और सम्मेलन में, विश्व हिंदी सम्मेलन में आधा न के साथ लिखा जाता है। यस, अनुस्वार के साथ या फिर आधा न के साथ। ये केवल न में नहीं, माँ में भी, वो सभी के साथ आएगा। जी जी। ये दूसरा उदाहरण। हाँ कम से कम 2 उदाहरण और चाहिए मुझे। हिंदी में जो दिन शब्द है, दिन निकल आया है। कौन सा? दिन। हाँ हाँ और से दीर्घ। वो बहुत दीर्घ है, गरीब है। दिन। एक ही शब्द दिन और अच्छा, वो मराठी में चूंकि ह्रस्व और दीर्घ की समस्या होती है। जी जी, ह्रस्व दीर्घ की समस्या। जी जी। लेकिन ये तो गलती है बच्चों की। हाँ। ये आप जो कह रहे हैं ये बच्चों की गलती है। लेखन में दो शब्द लेखन। लेकिन दोनों तरह से हिंदी भाषी इसका इस्तेमाल करें ऐसा तो नहीं होगा ना। जैसे जाति शब्द है, जातियां, उसको ह्रस्व में भी हम लिख सकते हैं, दीर्घ में भी लिख सकते हैं। ये तो होता नहीं है हिंदी में। अगर कोई करता है तो वो गलती है। मैं गलतियों की चर्चा नहीं कर रहा हूँ, गलतियों की चर्चा में मैं बाद में आऊंगा। 2 रूप की बात है। मैं इस समय मानक अमानक जो है। जी जी। ये उभय रूप बहुत तरह के हैं। 2 उदाहरण तो आपके अभी सामने आए। तीसरा उदाहरण है अलोप के कारण जी। बर्बाद, र ऊपर र नीचे, जी, जी, पूरा बिल्कुल ल आधा ल पूरा। जी जी। ये एक और विशेषता है। और कोई विशेषता बताएंगे और इसको समाप्त करके हम आगे बढ़े। और कोई उदाहरण? कंप्यूटर पे जो आ रहा है सर, विद्या लिखते हैं। विद्या संयुक्त अक्षर। वर्ण लेखन में जी भी जी, है संयुक्त ये अक्षर। अंतर। जी जी जी। कोई द या को अलग करता है, द या हल और मात्रा जो लगानी है। या का एक वर्ण करता है। तो ये वर्ण लेखन में भी है। कहने का तात्पर्य ये है कि हिंदी भाषा इस समय सबसे बड़ी विपदा की स्थिति में, क्योंकि एक रूपता है नहीं। काम चल रहा है। हिंदी भाषी अपने मन से जो चाहता है वो करता है। कोई अनुस्वार, कोई अनुनासिकता का अर्धचंद्र लगाता है, कोई नहीं लगाता, कोई बिजली से काम करता है। अर्थात में कोई हल चिन्ह लगाता है, कोई हल चिन्ह नहीं लगाता। ये सारे के सारे उभय रूप आप हिंदी भाषियों को परेशान नहीं करते। ये
परेशान करते हैं हिंदी भाषी विदेशी सीखने वाले। विदेश का व्यक्ति हमेशा ये सवाल करता है कि मैं ये लिखूं कि ये लिखूं। अब मेरे पास कोई जवाब नहीं। अब या तो मैं कहूं कि दोनों लिख लो, जो चाहे लिख लो, लेकिन इससे कठिनाई क्या पैदा होती है, आपकी सॉर्टिंग नहीं हो सकती। संबंध शब्द 4 तरह से लिखा जा सकता है। ना बिंदी, ना और बिंदी, संबंध 4 तरह से लिखा जा सकता है। अभी एंगेज करना सीखा है, डॉक्टर ने रिपोर्ट कर दिया, उन्होंने सोच फाइल दे दिया हमें। म्यूट करो से सभी भारतीय भाषाओं में अनुवाद करके उनको क्या आ रहा है। तो मैं ये कह रहा हूं कि फिर सॉर्टिंग में कठिनाई होती है, सिखाने में कठिनाई होती, यांत्रिक रूप में सॉर्टिंग में कठिनाई होती। कहने का तात्पर्य यह है कि हिंदी भाषा का मानकीकरण बहुत आवश्यक है, और कम से कम आपसे तो मैं अपेक्षा करूंगा कि मानकीकरण निदेशालय ने जो कहा है उसको आप लोग उसका अनुपालन करें। उसमें आपका मतभेद हो तो जरूर निदेशालय को सूचित करें। और सौभाग्य से हमारे संस्थान के इस समय निदेशक जो है वो केंद्रीय हिंदी निदेशालय के भी निदेशक हैं। तो आप अगर मानकीकरण से संबंधित आपकी कोई समस्या हो तो आप संस्थान को लिख सकते हैं, निदेशक महोदय उसको देख लेंगे, निदेशालय में उसकी चर्चा करेंगे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हम हर व्यक्ति ये न सोचे कि मैं जो लिख रहा हूँ वो सही है, बाकी सबसे मेरा नाता नहीं, ये न सोचे। हम निदेशालय के मानकीकरण की जो व्यवस्था है उसका अनुपालन करें और उसको बेहतर बनाने की कोशिश। तो मित्रों, मैंने नए संदर्भ में नवीकरण की बातें आपके सामने रखी कि आप अपने को नया कैसे कर सकते हैं प्रौद्योगिकी की दृष्टि से, और साथ में भाषा के मानक रूप अपनाने के, और मानक रूप अपनाकर मानक ढंग से सामग्री, पाठ्य सामग्री बनाने के बारे में भी आप विचार करें। ये आपके लिए बहुत आवश्यक होगा, और इसमें न केवल आपका फायदा है बल्कि आगे की पीढ़ियों का भी फायदा। बहुत बहुत धन्यवाद।